कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे कार्यक्रम को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपके लिए रोज नई नई चीजें जो लेकर आते हैं, है ना? तो अभी फिर से बच्चों समय हो चला है हमारे नए कार्यक्रम यंग एंटरप्रेन्योर स्किल शो का, युवा उद्यम कौशल शो। तो आइए देखते हैं कि आज हम युवा उद्यम कौशल शो में क्या जानने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड का नाम क्या है हमारे? लिसन, इट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज। नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप वीडियो नहीं देखेंगे। बहुत ही मजेदार वीडियो बनी है हमारी, और इस वीडियो को फिर से हमारे सामने प्रस्तुत किया है काव्या सेदानी और केतन सिंह ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी आपको बहुत मजा आया होगा इसका पहला एपिसोड देख के। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आज भी आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज भी हमारे सवालों के सिलसिले भी चलेंगे। तो आप सभी को याद तो है ना कि सवालों के सिलसिले से क्या करना होता है? जो भी सवाल बताए जाते हैं उनको अपने कॉपी में नोट करना होता है और उनके सही उत्तर को हमें फौरन जवाब दे देना होता है, या तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर गूगल प्ले स्टोर से यस ऐप डाउनलोड करके, है ना? और एक और चीज तो हम भूल रहे हैं बच्चों कि इस कौशल शो में और हम क्या देखते हैं, और हम एक ग्राफिक नॉवेल भी देखते हैं जिस पर आधारित ये पूरा एपिसोड होता है। तो आज का हमारा ग्राफिक नॉवेल है द लास्ट शो। आपको याद तो है ना बच्चों, हमने काफी पहले द लास्ट शो दिखाया था आपको। एक बार फिर से दिखा देते हैं, बहुत टाइम हो चला है, आप भूल गए होंगे, है ना? तो तैयार हो जाइए बच्चों, हम फिर से एक रोमांचक एपिसोड शुरू करेंगे। और जब हमारा कौशल शो खत्म हो जाएगा तो थोड़ी सी तो पढ़ाई भी जरूरी है। तो हम कक्षा 9 में गणित में प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पार्ट को पढ़ेंगे, और विज्ञान में डिजास्टर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसे हमने उधर क्लाइमेट चेंज की बात की, वो भी एक तरीके से एक डिजास्टर है जो कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो रहा है। तो हम इसके बारे में और विस्तार में जानेंगे। तो कॉपी कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, हेलो, मेरा नाम है केतन सिंह और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। एक ऐसा शो जहां हम और हमारे साथी कम साधनों में भी पेश कर रहे हैं एक शानदार शो। फैंटास्टिक। और मैं हूं काव्या सेदानी और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इस शो को इंटरेस्टिंग बनाए रखें। बोले तो एब्सोल्युटली कूल। आपके लिए कूल तो हमारे देश के युवा हैं जो आने वाले समय में इस देश को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे करके। वैसे क्या तुम्हें आइडिया है कि आजकल के युवा जब 18 साल के हो जाते हैं तो 12वीं के बाद उनकी नौकरी या स्टार्टअप शुरू करने को लेकर क्या आकांक्षाएं होती हैं? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, आखिर तुम भी तो युवा हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं दिल और एटीट्यूड दोनों से युवा हूं, लेकिन उम्र 20, 30, 40 साल ज्यादा है। ज्यादा नहीं। वैसे ये कोई मजाकिया सवाल है नहीं। ऐसे सवालों के जवाब समझने के लिए अच्छी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब ध्यान से सुनने का कौशल। अब ध्यान से सुने।
पेन और नोटबुक तैयार रखिएगा। हमारे सवालों के सिलसिले सेक्शन में दिए गए सवालों को नोट करिए और उनके जवाब कहां भेजने हैं ये भी नोट कर लीजिए। या फिर हमारा यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। पहले सही 200 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवल जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप ध्यान से सुने कि आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। करेक्ट। और मेरे हिसाब से इसी के साथ साथ सही तरह से सवाल करना आना भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सही शब्दों का प्रयोग करके इस तरह से सवाल पूछे कि विस्तार में जानकारी मिले, हाँ या ना में नहीं। एग्जैक्टली। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको हर बात की गहराई में जाना है। चलो हम बिना वक्त गवाएं हमारे युवाओं से जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चंस प्लीज। हेलो DIY यूथ स्किल शो। मैं निशा कुमारी 11वीं की छात्रा हूँ। मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं जैविक खेती करना चाहती हूँ और मुझे इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। हेलो DIY यूथ स्किल शो। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं क्लास 12 से हूँ और मैं किशनगंज में रहता हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जैविक खाद बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे परिवार वाले मुझे बिजनेस करने से रोके, करने ना दें, तो मैं उन्हें कैसे समझा सकती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पर्यावरण को दूषित होने से हम सभी युवा इसे कैसे बचा सकते हैं। निशा, आपके सवाल के लिए थैंक यू। आप जहां रहती हो वहां से सबसे नजदीकी KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप जैविक खेती के लिए जरूर कौशलों की ट्रेनिंग की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जैविक किसान बनोगी। निशा, आप अपने परिवार को समझाएं कि वो आपको बस एक चांस दे ताकि आप कुछ कर दिखाएं। आपके आसपास किसी महिला ने कोई बढ़िया काम करके दिखाया हो तो उनका एग्जाम्पल बताएं। परिवार को बताएं कि आप उनकी राय लेकर ही अपना बिजनेस आगे चलाएंगी। फायदा उनका ही होगा। बिंस कुमार, आपके सवालों के लिए शुक्रिया। भाई, मैं ठहरा शहर में रहने वाला बंदा। मुझे आइडिया नहीं कैसे जैविक खाद बनता है, लेकिन हम अपने दर्शकों को चैलेंज करते हैं। क्या आप बिंस कुमार को बता सकते हैं कि जैविक खाद कैसे बनता है? शोध करके आप उन्हें यह भी बताएं कि युवा पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर बताए गए फोन नंबर पर जरूर दीजिए। और अब पेन और नोटबुक तैयार रखें क्योंकि वक्त आ गया है सवालों के सिलसिले का। सवालों को नोट करिए और उनके जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए। या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 200 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल द लास्ट शो। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। तो पहला सवाल, ये लास्ट शो क्या है? फिर से एक बार पूछता हूं, ये लास्ट शो क्या है? दूसरा सवाल, जैविक खेती से हमें और इस धरती को क्या फायदे हैं? और तीसरा सवाल, क्या खेतों में काम करने वाली महिलाएं संभावित उद्यमी हैं? फिर से पूछ रहा हूं, क्या खेतों में काम करने वाली महिलाएं संभावित उद्यमी हैं? एक नए बिजनेस आइडिया को खोजते साहसी उद्यमी का पहला कदम क्या होना चाहिए? फिर से, एक नए बिजनेस आइडिया को खोजते साहसी उद्यमी का पहला कदम क्या होना चाहिए? और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कृषि उद्यमियों के लिए सामने आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसका सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा? मेरे पास जलवायु परिवर्तन पर भी सवाल है, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें लगता है कि नौकरियां पर्याप्त हैं? तुम और मैं तो शहर में रहते हैं। मान लो तुम 11वीं कक्षा में हो और अब तुम 12वीं कक्षा के बाद शहर में आकर नौकरी करना चाहती हो।
और इस पर योजना बना रही है। क्या लगता है, नौकरी मिलने की संभावना है? मुझे हमारे देश के युवाओं की काबिलियत पर कोई शक नहीं। मुझे यकीन है कि उनमें असीम प्रतिभाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शहरों में नौकरियां कम होती जा रही हैं फॉर श्योर, और नौकरी की तुलना में अप्लाई करने वालों की, आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपके सपने नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सच जानें, युवा बेरोजगारी बड़ी समस्या है, वैसे ही जैसे जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या है। एक मिनट, युवा बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन तो दोनों अलग अलग समस्याएं हैं, तुम इन्हें साथ में क्यों बोल रही हो? तुम ही सोचो। क्योंकि सोचो दोनों समस्याएं साथ में आ सकती हैं, बराबर? बिल्कुल। अगर युवा उद्यमी बनने का निर्णय लेता है और उन समस्याओं पर काम करते हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं, तो ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा, बल्कि वे खुद के लिए पैसे भी कमा पाएंगे, नौकरियां पैदा कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों का भला भी कर पाएंगे। वाह, तुम्हारे नॉलेज की तो मैं दाद देता हूं, मतलब दाद देता हूं। वैसे इससे मुझे याद आया, 18 से 23 की उम्र के जिन युवाओं के पास ऐसी समस्याओं के समाधान के आइडियाज हैं, वे उन्हें स्क्रीन पे बताए गए नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा हमें भेज सकते हैं। जरूर बताना चाहिए अगर 1 उस आइडिया से जलवायु परिवर्तन का समाधान होता है, 2 नई नौकरियां पैदा होती हैं, और 3 आइडिया लाभकारी है, और 4 आपके आइडिया से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। इसी बात पर दोस्तों आपको दिल्ली के कपिल मंडावेवाला से मिलवाते हैं, जिन्होंने शहरी जैविक खेती की शुरुआत की और बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। कैसी समस्याएं? ऐसी समस्याओं का हल जिससे बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला, ग्राहकों को रासायनिक फल और सब्जियों की जगह जैविक फल और सब्जियां मिली, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया और ये उद्यम पर्यावरण हितैषी है। आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है ये। तो एडिबल रूट्स में हम लोगों को एनेबल करते हैं कि वो अपना खुद का खाना उगा सकें अपनी खुद की जगह पे। हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप कराते हैं जिसमें वो अपने हाथों से करके सीखते हैं, और खाली सब्जी उगाना नहीं, उसमें फिर खाद बनाना भी, कंपोस्टिंग भी आ गया, पानी कैसे बचाना है वो सब भी आ गया, फिर अपने खाना जो उगा रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे उसको पकाना है या किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी आ गया। तो हर चीज़ जो अपने खाने से जुड़ी है और उसको किस सही तरीके से करना, सस्टेनेबली कैसे करना, वो हम सिखाते हैं। दूसरा काम हम करते हैं, आपकी जगह पे आते हैं, आपकी जगह का सर्वे करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो छत हो या बालकनी हो या आंगन हो या छोटी सी ज़मीन हो या बड़ी सारी ज़मीन हो। हम कोई भी जगह पे जहाँ धूप आती है वहाँ पर आपके लिए प्लान, डिज़ाइन और मेंटेन करते हैं आपका गार्डन। अगर आपके पास जगह कम है कि छत पे आप उगा रहे हो लेकिन आपको और सब्ज़ी चाहिए, तो हमारे खुद के अभी 3 फार्म हैं दिल्ली NCR में और भी तैयार हो रहे हैं। तो इन जगहों पे आप अपना एक प्लॉट ले सकते हो 1200 से 2400 स्क्वायर फुट का, और उस पर सारी सब्जियां हम उगाते हैं आपके चॉइस के मुताबिक, और जो भी उगता है उस प्लॉट में वो आपको मिल जाती है। उसके लिए आप एक मंथली फीस देते हैं हमको। और ये था जैविक जीवन का जादू। आज हमारी दुनिया को इस तरह के बिजनेसेस की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी हल करें। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैविक ही भविष्य। तुम्हें काफी जानकारी है ना इसके बारे में? हाँ, तो मैं बता दो था, थोड़ी दुनिया हमने भी देखी है। बट जोक्स असाइड, बात यह है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हम गाड़ी, बसें चलाने के लिए ईंधन जलाते हैं, प्लास्टिक भी जलाते हैं जिससे जानलेवा धुआं निकलता है जो हवा में, हमारे खाने में और हर जगह जाता है। हम कोयला जलाते हैं जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, और हम तो दिन पे दिन जंगल भी काट रहे हैं। इससे बारिश लेट आती है, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ रहा होता है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब अगर तुमने दुनिया देखी है तो समाधान भी बताओ, क्या कर सकते हैं हम? हम कर सकते हैं।
छोटे छोटे बदलाव, जैसे प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे और जलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में सीखेंगे, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आदि। डोंट वरी, हम आने वाले एपिसोड्स में इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको ऐसी ही छोटी छोटी बदलाव की बड़ी बड़ी कहानियां दिखाते हैं। ये कहानी एकदम हिंदी फिल्मों की तरह है। समझ गया, मैं समझ गया कौन सी कहानी है। ये तो बड़ी मजेदार कहानी है, आई नो। इसमें बॉलीवुड का सारा मिर्च मसाला भी है, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और सबसे जरूरी होप। ओके स्टॉप। उम्मीद, एक उज्जवल कल की उम्मीद। हाँ ओके, स्टॉप इट, रिलैक्स। थोड़ा इमोशन आपका उभर उभर के बाहर ही आ जाता है यार। हाँ ठीक है, सॉरी, तुम बोल रही थी कुछ, बोलो। That's better. द लास्ट शो में हमारी नायिका के पिता की फसल बर्बाद हो गई थी। हमारी नायिका स्थानीय टीवी स्टेशन में इंटर्नशिप कर रही थी, जहां वे ऐसे उपकरण बनाते हैं जो जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हैं। उसे एहसास होता है कि सिर्फ विज्ञान से ही लोगों की मानसिकताएं नहीं बदलेंगी, तो वो और उसकी छोटी बहन अपनी बुआ के पास जाते हैं, जो बॉलीवुड अभिनेत्री रह चुकी है और बहुत पहले रिटायर हो चुकी हैं। पक्का पक्का उन दोनों ने बुआ को आखिरी प्रदर्शनी देने के लिए कहा होगा, है ना? तुमसे अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होने वाला। चलो तुम्हें और सब लोगों को ये कहानी दिखाते हैं। सबसे अच्छी कहानी वो होती है जिसमें किसी दूसरे को एक और चांस मिलता है। खेत बर्बाद हो रहे हैं, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि प्लास्टिक को यूं जलाने से प्रदूषण हो रहा है, ये बेकार खाद की वजह से हो रहा है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करने का नतीजा है। मौसम से भला कौन जीत पाया है? मैं भी पत्रकार हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगी। समस्या को जड़ से मिटाने के लिए रिसर्च करूंगी, नोट्स बनाऊंगी। तुम्हारे पिता टूट चुके हैं समीरा, वो लोगों से हार गए हैं बेटा। मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी, ये हम सब की लड़ाई है। लेकिन गांव वालों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मनाएगा कौन? भोली बुआ। क्यों नहीं, उनकी हेल्प लेने में क्या बुराई है? एक्टिंग की दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया था, मैं दोबारा उस दुनिया में नहीं लौट सकती हूँ। बुआ, आपको अपने भाई के लिए एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौटना होगा। अगर प्रॉब्लम इतनी गंभीर है तो मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट शो होगा। लड़कियां चाहे तो कुछ भी बदल सकती है, फिर चाहे लड़ाई समाज से हो या फिर क्लाइमेट चेंज से। पढ़िए द लास्ट शो। लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो समीरा की फैन ही हो गई। कैसे उसने डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया से सब कुछ ठीक कर दिया यार। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे रसायनों से गांव के गांव बर्बाद होते जा रहे हैं। देखा, मैं सही था, जैविक ही आगे का जीवन है। हाँ, तुमने कहा था कि जैविक ही भविष्य है। You're right। हाँ, जीवन भविष्य, भविष्य जीवन। मजेदार कहानी थी, कहानी बहुत अच्छी थी, कहानी देखने में बहुत मजा आया। और ये तो बस एक झलक है। द लास्ट शो ग्राफिक नॉवेल में विस्तार में जैविक खेती पर जानकारी है, कैसे आप प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर प्राकृतिक खाद रखा हुआ है, इसे हम थोड़ी देर के बाद दाल और चावल में मिक्स करके खाएंगे। Oh God! केतन, तुम भी ना। प्राकृतिक खादों का जो मैं बात कर रहा था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रासायनों की जगह, जो हमारे खाने और हमारे पेट में जाते हैं। जैविक सब्जियां उगाना, पूरी तरह से जैविक खेती करना, अपनी कंपनी का पंजीकरण कराना और अपना ब्रांड स्थापित करना, इन सब के बारे में भी आप जानेंगे। हमने तो जैविक के ऊपर बहुत चपड़ कर ली। अब चलिए देखते हैं हमारे देश के युवाओं, किसानों और महिलाओं का इस पर क्या विचार है। आपको क्या लगता है कि जैविक खेती करना अच्छा है या रासायनिक खेती करना अच्छा है? मुझे लगता है कि जैविक खेती करना बहुत अच्छा होगा। जैविक खेती करने से जमीन की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बनी रहती है, ठीक है।
और जैविक खेती के माध्यम से जो भी फसल उगता है उसे खाने से मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहते हैं और वातावरण भी बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे जैविक खाद बनाना पहले बहुत कठिन था, अभी आसान हो गया है। बिहार में महिलाओं को जैविक खाद बनाने में बहुत लाभदायक है। जैविक खाद बनाते समय हमको 3 चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे मेहनत करना जरूरी है और धैर्य रखना जरूरी है और कि उसके गड्ढे में प्लास्टिक ना रखें, वो जैविक खाद को नुकसान पहुंचा सकता है। और जैविक खाद बनाने से हमको ये लाभ है कि हम उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। रासायनिक खेती का प्रयोग करते हैं तो इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी घटती है और जो हमारे फसल उगते हैं उसे खाने से बहुत हानिकारक भी होती है और वातावरण में बहुत विपरीत प्रभाव भी पड़ता है रासायनिक खेती से। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है कि जो जनसंख्या फैल रहा है, आदमी जो पेड़ पौधे काट रहा है, प्लास्टिक जला रहा है, आदमी जो रासायनिक खाद यूज कर रहा है, इसको यूज ना करे, आदमी पेड़ पौधे न काटे, प्लास्टिक न फैलाए, आदमी कपड़े का थैला यूज करे और जैविक खाद का यूज करे, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अगर खेती में हम अगर खेती करेंगे तो उसमें बारिश भी हो सकता है, बारिश में भीग के भी खेती करना होगा और अगर धूप है तो धूप में भी काम करना होगा। इसीलिए युवा नहीं सोचता है कि हम खेती करें, सब कुछ बाजार में मिलता है, हम बाजार से खरीद करके खाएंगे। अगर हम युवा अगर ये सोचे कि अगर खेती करेंगे तो हम उससे लाभ भी उठा सकते हैं कि खेती फसल बेच करके पेट भी पाल सकते हैं और दूसरे को भी मजदूरी दे के दूसरे का भी पेट पाल सकते हैं। देखा तुमने कि हम जैविक होकर जितना फायदा करेंगे, प्लास्टिक उन सब समस्याओं पे पानी फेर देगा। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि जैविक क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, और अगर पता भी है तब भी वो जैविक सब्जियां प्लास्टिक की थैलियों में खरीद रहे हैं। आजकल तो प्लास्टिक के नाम से ही मुझे गुस्सा आने लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे युवा इस समस्या को सुलझा सकते हैं। कैसे युवा कैसे सुलझा? कैसे? एक ऐसा व्यापार योजना बनाकर जो जैविक हो और जिसकी पैकेजिंग पर्यावरण हितैषी हो, यानी कि नो प्लास्टिक। तिनका भर भी प्लास्टिक यूज नहीं होता और पैकेजिंग, डिजाइनिंग ये सब तो काफी दिलचस्प विषय हैं। कितने अच्छे तरीकों से पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग की जा सकती है। पुनर्चक्रित कागज, नारियल और हाथों से बनाए गए कागज, पत्तों से ही की गई पैकेजिंग जैविक तरीके से, है ना? सारे आइडियाज एक से एक। पता है एक ऐसी कंपनी है जो हाथों से कागज बनाती है बिना लकड़ी का प्रयोग किए, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो बेहतर हो रही हैं, जिससे हमारी प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो सके। अच्छा दोस्तों, क्या आपने द लास्ट शो में देखा कि कैसे उन्होंने लोगों की मानसिकता बदलने के लिए विज्ञान के साथ साथ भावनाओं का भी प्रयोग किया? तो ये बहुत जरूरी सीखने वाली बात है ये। जी हाँ, तथ्यों से हमारी मानसिकता उतने अच्छे से नहीं बदलती जितनी की कहानियों से बदलती है। ऐसी कहानियां जिनके अंत में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसी कहानियां तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए वो सवाल मैंने हमारे सवालों के सिलसिले सेगमेंट में पूछा था कि जब आपको द लास्ट शो का ग्राफिक नॉवेल मिलेगा तब आप उसे पढ़कर घर से बाहर जाएं और पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में लोग जैविक पदार्थों के बारे में क्या सोचते हैं। ये भी 4 दिन का प्रोजेक्ट होगा। अब हम हमारे 18 से 23 उम्र के दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई अच्छा विकल्प है और आपकी उस पर उद्यम करने की इच्छा है तो हमें अपना शोध इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दें। सिर्फ इतना ही क्यों, हमें आपके आइडियाज की पिच भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, यानी कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताएं कि क्यों ये आपके क्षेत्र के लिए एक अच्छा विचार है, आपके आइडियाज से क्या समस्याएं सुलझेंगी और आप इसे कैसे सफल बनाएंगे। अपना नाम, फोन नंबर और पता देना ना भूलें, वरना हमें पता कैसे चलेगा कौन है। आप इसे जैविक खेत में या सब्जियों के साथ शूट कर सकते हैं। ग्रेट आइडिया केतन। अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज करें। ऐसा सोचे कि आप किसी बॉलीवुड फिल्म में हैं, खुद का सेट बनाएं, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। देखते हैं कि क्या आप आइडिया पिचिंग की बाधाओं और सवालों का सामना करके इस उद्यम को करने के लिए पैसे जीत पाते हैं या नहीं। हमें चाहिए
ड्रामा और उत्साह से बुनी एक प्रस्तुति। So all the best friends, अपना सफर जारी रखिए। अभी के लिए हमारी तरफ से अलविदा, जल्द मिलेंगे। और हाँ, आप हमारे सवालों के जवाब और जो भी आपके सवाल हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी बता सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। क्या पता आपको इसके लिए फंडिंग मिल जाए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। पता है हमें क्या क्या बचाना है? रिश्ते, नाते, प्यार, वफा। सब बातें हैं, बातों का क्या। बेसिक कहने का मतलब है सिर्फ रिश्ते, नाते, प्यार, वफा नहीं, बल्कि हमारा घर, परिवार, दोस्त, यार, बहुत सारी चीजें जुड़ी। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है हमारी धरती माता, अपना प्लैनेट। जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं, हम जानेंगे हमारे शो में जिसका नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। मेरे साथ काव्यल सिदानी और मेरा नाम है केतन सिंह। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 15 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रायिकता का परिचय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम प्रायिकता की परिभाषा से। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता गणित की एक शाखा है जो किसी दिए गए घटना के घटित होने की संभावना की गणना करती है। यानी कि किसी घटना के होने की संभावना हम गणितीय रूप में किस प्रकार से करते हैं वो कहलाती है हमारी प्रायिकता। आइए कुछ संभावना पर आधारित उदाहरण देखते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते होंगे, जैसे कि संवतः, संदेह, संयोग इत्यादि। जैसे कि संवतः आज वर्षा होगी, यानी कि आप यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि आज वर्षा होगी ही, आपको ऐसी संभावना लग रही है कि आज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण जो हमने लिया है वो है आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है। यानी कि इस वाक्य में भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज के मैच में भारत ही टॉस जीतेगा। इस वाक्य में भी हमने यह संभावना जताई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में भारत टॉस जीत सकती है। तो ये सारे ऐसे वाक्य हैं जिनका हम संभावना दर्शाते हुए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि इस प्रकार के वाक्य या इस प्रकार की घटना का हम किस प्रकार से मापन करते हैं और इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना को मापने के लिए संख्यात्मक रूप में हम पढ़ते हैं प्रायिकता को। और दोस्तों, हम इस प्रकार के कथन में प्रयोग करते हैं हमारे पिछले अनुभवों का और उस पर आधारित हम फिर अपनी संभावना दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि प्रायिकता का प्रयोग हम कहाँ करते हैं या फिर प्रायिकता शुरू कहाँ से हुई है। तो दोस्तों, प्रायिकता जो शुरू हुई है वो हुई है जुए के खेल से, लेकिन इसके बाद इसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, जैविक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में। तो दोस्तों, प्रायिकता हम बहुत से जगहों पर प्रयोग करते हैं और इस पर आधारित हम अनुमान लगाते हैं हमारे भविष्य में होने वाले क्रियाओं का। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एक उदाहरण की ओर जिसमें हम प्रायिकता को और अच्छी तरह से जानेंगे। स्क्रीन पर आपको एक सारणी दिख रही होगी जिसमें एक कॉलम में लिखा गया है कुल मैच, दूसरे कॉलम में लिखा गया है कि कितने बार वो मैच इंडिया जीती है और तीसरे कॉलम में ये लिखा गया है कि कितनी बार वो मैच इंग्लैंड जीता है। तो दोस्तों, कुल मैच अगर 100 हुई है तो उसमें से 60 मैच इंडिया ने जीता है और 40 मैच इंग्लैंड ने जीता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 100 है हमारा, इसको हम कहते हैं अभिप्रयोग, अर्थात इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्रायल्स। और ये जो 60 है हमारा, ये कहलाएगा हमारा घटना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 नए पद प्राप्त हुए हैं, पहला है अभिप्रयोग और दूसरा है घटना। तो चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि अभिप्रयोग और घटना क्या होते हैं। अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिक्के को उछाला गया है, तो उस सिक्के के जो संभव परिणाम होंगे वो क्या होंगे? तो दोस्तों उस सिक्के के संभव परिणाम जो होंगे वो होंगे चित और पट, और यही हो जाएंगे हमारे अभिप्रयोग। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं पासा का। जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो हमें उसके कुल कितने संभव परिणाम प्राप्त होते हैं? हमें उसके कुल 6 संभव परिणाम प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी को हम कहते हैं अभिप्रयोग। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं घटना के बारे में। एक प्रयोग के लिए एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह है। जैसे कि अगर हम ये चाहते हैं कि जब एक सिक्के को उछाला जाए तो हमें चित प्राप्त हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक चित का आना परिणाम चित वाली एक घटना है। इसी प्रकार से जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो वहाँ पर 1 का आना परिणाम 1 वाली एक घटना है। तो ये थी कुछ जानकारी अभिप्रयोग और घटना पर आधारित। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर ये पूछी जाए कि इंडिया के जीतने की प्रायिकता क्या है, तो ये आप कैसे बताएंगे? ये आप बताएंगे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या से। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि अभी जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ वो है कि इंडिया के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो है इंडिया के द्वारा जीता गया मैच का, तो वो है यहाँ पर 60, और हमारे जो कुल संख्या है अभिप्रयोगों की वो है 100। तो यहाँ से हमें जो प्रायिकता प्राप्त होती है वो होगी 60 बटे 100। इसी प्रकार से आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो वहां पर हमारे जो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो हो जाएगा कि कितनी मैच इंग्लैंड द्वारा जीती गई है, तो वो है 40। तो यहाँ पर हमारी जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 40 बटे 100। तो दोस्तों इस अध्याय में हम जिस प्रकार की प्रायिकता सीखने वाले हैं वो है हमारी एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रायोगिक या फिर अनुभविक प्रायिकता, जो कि आधारित होती है हमारे अभिप्रयोग पे और घटना पर। तो दोस्तों अनुभविक प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें घटना और अभिप्रयोग दोनों की जरूरत पड़ती है, और इसको जांच करने के लिए आप जितने बार अभिप्रयोग को बढ़ाएंगे उतनी ही सही आपकी प्रायिकता आएगी। तो दोस्तों इस अध्याय में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जानने का वो है घटना ई के घटने की आनुभविक प्रायिकता अर्थात एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम परिभाषित करते हैं पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या से। ये हमारा सूत्र है आनुभविक प्रायिकता ज्ञात करने का, जिसको आप अच्छी तरह से याद कर ले और समझ ले कि घटना और अभिप्रयोग क्या होती है, ताकि आपसे जब प्रायिकता पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो आपको अभिप्रयोग और घटना में क्या संबंध है ये पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं प्रायिकता पर आधारित। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित अर्थात श्योर है उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उसमें 7 से कम आने वाले संख्याओं का प्रायिकता ज्ञात करना हो, तो ये घटना कैसी घटना होगी? ये घटना होगी हमारी निर्धारित घटना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि है उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना को एक असंभव घटना अर्थात इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पासे में 8 आने की प्रायिकता क्या होगी,
तो ये आप कैसे बता पाएंगे? इसकी प्रायिकता जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि जब आप एक पासे को उछालते हैं तो उसमें 8 संख्या कभी नहीं आ सकती है। इसलिए इस प्रकार की घटना हो जाएगी हमारी असंभव घटना। प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। जब भी आप किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो आपको 0 से 1 के बीच में ही प्राप्त होगी। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। दोस्तों, आप जितनी भी घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उन सबका जब आप योगफल करेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रायिकता पर आधारित। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं और आनुभविक प्रायिकता को और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है सिक्के का, जिसमें कि हमने एक सिक्के को उछाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? आइए देखते हैं। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके हमें जो अभिप्रयोग मिलेंगे वो या तो हमें एक चित मिलेगा या फिर पट मिलेगा, अर्थात हमारे जो अभिप्रयोगों की कुल संख्या होगी वो हो जाएगी 2। और चूंकि हमें ज्ञात करना है एक चित आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर हमारे जो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो हो जाएगा 1, क्योंकि उन 2 अभिप्रयोग में से एक चित हमें केवल 1 ही प्राप्त होगा। तो जब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या से, जिसमें जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। और यही हो जाएगी हमारी प्रायिकता जब हम एक सिक्के को उछालेंगे उसमें एक चित आने की। इसी प्रकार से जब हम सिक्के में एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें क्या प्राप्त होगा? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए भी हमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों, उसकी भी अभिप्रयोगों की कुल संख्या हमें 2 प्राप्त होगी और अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो 1 प्राप्त होगा, जिससे कि जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो इसकी प्रायिकता भी हमें 1/2 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या का मान प्रतिस्थापित करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें ये जानना कि अभिप्रयोग और घटना क्या है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी प्रायिकता ज्ञात करना इस पर ही आधारित है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बैग से अलग अलग रंग के बॉल निकल रहे हैं, जिसमें कि हरे रंग का जो बॉल है वो 5 है, नीले रंग का जो बॉल है वो 4 है और लाल रंग का जो बॉल है वो 3 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर एक एक करके आप ये बताइए कि हरे रंग होने की प्रायिकता, नीले रंग होने की प्रायिकता और लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी अगर इसमें से मैं कोई एक बॉल को बाहर निकालती हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि E1 हमारी हरी बॉल है, E2 हमारी नीली बॉल है और E3 हमारी लाल बॉल है। तो चलिए एक एक करके हम सभी रंग के बॉल की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि जो गेंद हमने निकाला है उसके हरे होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो हो जाएगा 5 और हमारे अभिप्रयोगों की कुल संख्या हो जाएगी 5 योग 3 योग 4 अर्थात 12। तो यहाँ से हमें जो हमारी प्रायिकता प्राप्त हो रही है कि जो गेंद हमने निकाला है वो हरे रंग की होगी, वो हो जाएगी 5/12। इसी प्रकार से जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि जो बॉल हमने निकाला है वो नीले रंग का होगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगा 4/12, क्योंकि यहाँ पर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है हमारी वो है 4 और अभिप्रयोगों की कुल संख्या है हमारी 12, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार से जो बॉल हमने निकाला है उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता अगर हम ज्ञात करें तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/12, क्योंकि यहाँ पर हमारे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो है 3 और हमारे अभिप्रयोगों की कुल संख्या है 12। तो यहाँ से
हमारी जो प्रायिकता आ रही है कि जो गेंद हमने निकाला है अर्थात जो बॉल हमने निकाला है वो लाल रंग का होगा, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/12। चलिए दोस्तों, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं प्रायिकता पर आधारित। मान लीजिए कि हमने एक पासा उछाला है। अब जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उसके संभव परिणाम क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो ये आप कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, ये बताने के लिए भी आप प्रयोग करेंगे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोग की कुल संख्या का। तो दोस्तों, हमारे जो अभिप्रयोगों की कुल संख्या होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 6, और हमें चूंकि ज्ञात करना है कि 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पर हमारे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें जो हमारी प्रायिकता प्राप्त होगी वो हो जाएगा 1/6। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो ये भी आप इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार से जब आप 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो भी आपको प्राप्त होगा 1/6। और इसी प्रकार से जब आप 4, 5 और 6 आने की प्रायिकता भी ज्ञात करेंगे तो आपको वो प्राप्त होगा 1/6। तो दोस्तों, ये थे कुछ उदाहरण प्रायिकता पर आधारित, जिसमें कि हमने प्रायिकता ज्ञात करी है सूत्र का प्रयोग करके, जो कि है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपको यही जानना था कि किस प्रकार से हम आनुभविक प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। इस अध्याय पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रायिकता का परिचय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 11 मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं के भाग 3 की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जैविक आपदा की परिचय और जैविक आपदा पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रमुख आपदाएं से। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, प्रमुख आपदाएं में आपके आते हैं नाभिकीय आपदाएं, रासायनिक आपदाएं और जैविक आपदाएं। तो मित्रों, नाभिकीय आपदाएं और रासायनिक आपदाएं, इन दोनों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अतः इस वीडियो में हम जैविक आपदाएं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जैविक आपदा से। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जैविक आपदा की, तो जैविक आपदा का मूल कारण वे जीव तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ हैं जिनका उपयोग या संपर्क मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी का रूप ला सकता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके अंतर्गत वो जैविक पदार्थ भी आते हैं जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः दोस्तों, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैविक आपदा प्रतीक विकसित किया गया, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जैविक आपदा पे कंटिन्यू रखेंगे। अब हम बात करेंगे जैविक आपदा के प्रकारों की। तो दोस्तों, जैविक आपदा को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, वो बीमारी जिसका कारण सूक्ष्म जीव और वायरस है। दूसरा, मानव समूह के लिए विनाशकारी सूक्ष्म जीवाणु और वायरस। तीसरा, सूक्ष्म जीवाणु और वायरस से उत्पन्न बीमारियां। और चौथा, अति विनाशकारी वायरस। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रकारों का एक एक करके
अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम देखेंगे बीमारी जिसका कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस है। दोस्तों, इसके अंतर्गत वे जीवाणु और वायरस आते हैं जो चिकन पॉक्स, केनिन, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ये ऐसी बीमारियां हैं जो अति विनाशकारी नहीं होती हैं और कुछ सामान्य नियमों का पालन करके इनसे बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, वो सामान्य नियम क्या है? तो सामान्य नियम जैसे ग्लव्स, मास्क आदि का प्रयोग करना, प्रदूषित पदार्थों के उपयोग से बचना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जैविक आपदा पे जारी रखेंगे। दोस्तों, अब हम जैविक आपदा के अंतर्गत आने वाली दूसरी बीमारी के बारे में देखते हैं। तो ये दूसरी है सूक्ष्म जीवाणु और वायरस से उत्पन्न बीमारियां। दोस्तों, इस जैविक आपदा के अंतर्गत वैसी बीमारियों को रखा गया है जिसकी उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस हैं। दोस्तों, इस वर्ग से उत्पन्न बीमारियों में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, मीजल्स, चिकन पॉक्स और एड्स जैसी बीमारियां आती हैं। दोस्तों, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए समय समय पे स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जैविक आपदा पे जारी रखते हुए अब इसके तीसरे प्रकार की बीमारियों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारी तीसरी प्रकार की बीमारी है मानव समूह के लिए विनाशकारी सूक्ष्म जीवाणु और वायरस। तो दोस्तों, इस वर्ग में वैसे सूक्ष्म जीवाणु और वायरस को रखा गया है जो मानव समूह के लिए विनाशकारी आपदा ला सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंतर्गत एंथ्रेक्स, पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुलियन, ट्यूबरक्लोसिस, येलो बुखार, मलेरिया, हैजा और डायरिया जैसी प्रमुख बीमारी उत्पन्न करती है। दोस्तों, कालाजार बीमारी बालू मक्खी द्वारा संक्रमण से उत्पन्न होती है। मित्रों, इस बीमारी की आपदा मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जैविक आपदा पे जारी रखते हैं और अब हम जैविक आपदा के चौथे वर्ग वाली बीमारी जिसका नाम है अति विनाशकारी वायरस को देखेंगे। दोस्तों, इस जैविक आपदा के अंतर्गत अति विनाशकारी वायरस को रखा जाता है और इसमें आने वाले वायरस में बोलिवियन तथा अर्जेंटीन बुखार, बर्ड फ्लू, HIV, डेंगू बुखार, मारबर्ग बुखार, एबोला बुखार आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, महानगरीय क्षेत्र में सन 1986 ईस्वी में डेंगू से 423 लोग मरे थे। और दोस्तों, HIV जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से उत्पन्न होती है, इसका पता भारत में सन 1986 में हुआ था। और दोस्तों, WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में करीब 25 लाख व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जैविक आपदा पे जारी रखेंगे और अब हम
इसके प्रबंधन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूक्ष्म जीवाणु और वायरस मूलतः विविध प्रकार के संक्रमण रोगों को उत्पन्न करता है, जो कि महामारी का खौफनाक रूप ले लेता है। दोस्तों, संक्रमण बीमारियां तेजी से अपने क्षेत्र में फैलती हैं, अतः इन आपदाओं के तत्काल प्रबंधन की जरूरत है। अतः दोस्तों, निम्नलिखित कार्यों को फॉलो करके हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। पहला है गर्म और स्वच्छ और ताजा भोजन का उपयोग करना। दूसरा है पानी के जमाव से रोकना, क्योंकि पानी के जमाव के कारण डेंगू मच्छर की उत्पत्ति और ज्यादा हो जाती है। तीसरा है आसपास के क्षेत्रों में लगातार सफाई और छिड़काव की व्यवस्था करवाना। अगला है समय समय पे खून की जांच करवाते रहना। और अगला है सार्वजनिक शौचालय केंद्रों को स्वच्छ रखना। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को करके हम अपने आप को जैविक आपदा से बचाव कर सकते हैं। इनमें कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे डीडीटी का छिड़काव और विद्यालय में विद्यार्थियों को इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी दे दें और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम देखेंगे जैविक अस्त्र से उत्पन्न आपदा। दोस्तों, नई युद्ध तकनीकी के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को भी शामिल किया गया है। इसे भारी विनाश का अस्त्र अर्थात वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा गया है। दोस्तों, जैविक अस्त्रों की तकनीकी का विकास जापानियों द्वारा किया गया था, किंतु जैविक अस्त्रों का वास्तविक उपयोग सन 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आतंकी हमलों के बाद प्रारंभ हुआ। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अमेरिका में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु को डाक सेवाओं के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अमेरिका के महत्वपूर्ण स्थानों पे पहुंचाया जाने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि जैविक अस्त्र से युद्ध के खतरों से बचने के लिए आम लोगों में जैविक अस्त्र की अवधारणा विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक को भी विकसित किया गया है, जो कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यह प्रतीक 4 छल्ले से बना हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि मिलजुल कर इस आपदा के विरुद्ध काम करने से जैविक आपदा का समाधान होता है। जैविक आपदा का प्रतीक चिन्ह बीच वाला चिन्ह है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने देखा जैविक आपदा पे परिचय तथा जैविक आपदा पे डिटेल डिस्कशन। तो दोस्तों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।